हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रुप आई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल मास सिस्टम। जैसे कि हम बोलते हैं प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट्स, या फिर ये भी एग्जांपल हो सकता है जब रेन ड्रॉप फॉल करती है सो वो कंबाइन हो जाती है आपस में, जिससे उसका मास कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। ओके, अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट का ही। जैसे ये रॉकेट है और इसका मास किसी इंस्टेंट पर कितना ले लिया हमने, m, और वेलोसिटी हमने कंसिडर कर ली इसकी v। अब इसमें से फ्यूल जो होता है वो इजेक्ट होता रहता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इस पे थ्रस्ट फोर्स लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। तो सपोज हमने कंसिडर कर लिया जो इसका मास है वो m माइनस डी एम हो गया। ये टाइम है t पर और ये टाइम है t प्लस डी टी पर। सो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी कुछ, सो v प्लस डी वी। सपोज जो फ्यूल इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी है वी ई, ये है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, ये एग्जॉस्ट गैसेस और एग्जॉस्ट गैसेस और किसके रेस्पेक्ट में, जो रॉकेट है। अब हम चेक करेंगे इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम। सो जो भी लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा पर यूनिट टाइम, दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना, m इंटू वी, और फाइनल लीनियर मोमेंटम एक तो रॉकेट का प्लस जो एग्जॉस्ट गैस निकल गई इस रॉकेट से, या मास इसका कम हो गया, कौन सा, डीएम। सो जो रॉकेट है उसका मास है m माइनस डी एम और वेलोसिटी कितनी, v प्लस डी वी प्लस डी एम। अब उसकी वेलोसिटी और चाहिए हमें जो एग्जॉस्ट गैसेज है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है अभी ये किसके रेस्पेक्ट में है, रॉकेट के। हमें किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सो इसको अलग से निकाल लेते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालना है हमें। सो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट वीई प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v प्लस डी वी। सो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, ये वी ई प्लस वी प्लस डी वी। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। इसको लिख सकते हैं m इंटू वी प्लस डी वी, और ये माइनस डी एम वी प्लस डी वी। अब डी एम को हम लिख सकते हैं डी एम वी ई प्लस डी एम वी प्लस डी वी। ये तो पूरा कैंसिल आउट। सो ये हो जाएगा एम वी प्लस एम डी वी प्लस डी एम वी ई। सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई। पी एफ ये है एम वी प्लस एम डी वी प्लस डी एम वी ई माइनस ये क्या है एम वी, इससे ये कैंसिल। सो दिस कम्स आउट टू बी एम डी वी प्लस डी एम वी ई। सो कितना लीनियर मोमेंटम में चेंज आ गया हमारा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डी वी प्लस वी ई डी एम। अब इसको डी टी से डिवाइड कर दो, सो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम एम डी वी बाई डी टी प्लस वी ई डी एम बाई डी टी। ये क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो दिस विल बी एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी ई डी एम बाई टी टी। हो जाएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। ये किसकी वजह से है, रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ द सिस्टम। सो इसी की वजह से थ्रस्ट फोर्स आता है। जरा इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसको हम लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल माइनस वी ई डी एम बाई डी टी। सो ये क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स। और ये कुछ एक्स्ट्रा फोर्स हो रहा है, ये किसकी वजह से है, मास में चेंज होने की वजह से। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ना हो, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, सो जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वी ई डी एम बाई डी टी। इसी को बोलते हैं हम थ्रस्ट फोर्स विच इज ड्यू टू चेंज इन मास ऑफ द सिस्टम। अब इसमें दो चीज चेक कर सकते हैं हम,
एक तो ये है कि जब मास इंक्रीज हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा ये जब मास डिक्रीज हो रहा है। सो पहला केस, इफ dm बाई डी टी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, मास डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी ले लिया माइनस डी एम बाई डी टी। सो अगर ये पॉजिटिव है सो m माइनस डी एम क्या हो जाएगा, m से कम। सो इसका मतलब मास इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। सो एफ थ्रस्ट फोर्स, जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो किसके अपोजिट हो जाएगा, जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है उसके अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स थ्रस्ट फोर्स विल बी अपोजिट टू वीई। दूसरा, इफ dm by dt is negative, that means mass is increasing, that is thrust force will be opposite to, will be along to ve। सो इसका एग्जाम्पल तो वही हो गया रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट का मास कंटिन्यूअसली कम होता जाता है तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, उसकी मोशन की डायरेक्शन में। अब नाउ प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट। सपोज जो मास है रॉकेट का इनिशियली जब लॉन्च किया गया, इनिशियल मास कितना है एम नॉट, और जो रेट ऑफ चेंज इन मास है वो किसके इक्वल है म्यू, और ये इसका मैग्नीट्यूड। तो मास डिक्रीज होगा टाइम के साथ और किस रेट से होगा, कांस्टेंट रेट से म्यू। ये ऊपर की तरफ को जा रहा है वी। सो हमें वेलोसिटी चाहिए किसी टाइम टी पर। इनिशियल वेलोसिटी अगर पार्टिकल की कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी अगर रॉकेट की कितनी है वी नॉट। सो हमें पता है एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल माइनस वी ई डी एम बाई डी टी। इसको लिख सकते हैं हम डी वी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अपॉन एम इंटू डी टी माइनस वी ई डी एम बाई एम। अब जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल कितना माइनस एम जी, सो माइनस जी डी टी माइनस, अब जो वी ई है वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डी एम भी कैसा होता है नेगेटिव क्योंकि मास क्या हो रहा है डिक्रीज, तो माइनस माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वी ई डी एम अपॉन एम। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, डी वी इक्वल टू माइनस जी डी टी माइनस वी ई डी एम ओवर एम। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी वी, इनिशियल टाइम जीरो और किसी टाइम टी पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल मास एम और टी टाइम पर मास ऑफ रॉकेट इज एम। तो इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में वी माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस जी टी माइनस वी ई और इसका इंटीग्रेशन एल एन एम लिमिट एम नोट टू एम। तो दिस कम्स आउट टू बी वी नोट माइनस जी टी प्लस वी ई एल एन एम नोट अपॉन एम। से ये हो जाती है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम टी। सो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम टी इज v इक्वल टू वी ओ माइनस जी टी प्लस वी ई एल एन एम नोट अपॉन एम। अब इसमें हम चेक करेंगे लिमिटेशन ऑफ वन स्टेज रॉकेट सिस्टम। सो इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस वी कैन राइट वी ई एल एन एम नोट बाई एम, ये हो जाएगी वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है ये दो फैक्टर की वजह से बढ़ सकती है, एक तो वी हो या फिर एम नोट बाई एम बहुत ज़्यादा ले लें हम। सो अगर ये दोनों बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी जो अटेन करेगा रॉकेट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इनकी लिमिटेशंस है इसकी। तो जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी होती है फ्यूल्स की वो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा हम अटेन नहीं कर पाए अब तक बाय यूजिंग केमिकल फ्यूल्स, जो कन्वेंशनल केमिकल फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं क्योंकि कूलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। सो वीई मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड राइट नाउ। अब जो एम नोट बाई एम है अब इसकी भी कुछ लिमिट होगी,
क्यों? क्योंकि जो रॉकेट होता है, रॉकेट सेल होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो इसकी जो अपर लिमिट लेते हैं हम, जिससे रॉकेट जो हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी जो सेल है वो स्ट्रॉन्ग हो, सो इसकी अपर लिमिट होती है 4। 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं हम। मतलब जो एम नॉट है, रॉकेट का जो फाइनल मास होता है, उससे ज़्यादा कितना होना चाहिए? 4 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि जो फ्यूल का मास है, वो रॉकेट के टोटल मास के 75% से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट इज़ मास ऑफ फ्यूल कैन नॉट बी greater than 75% of the total mass of the rocket. सो लिमिटेशन पता चल गई अब हमें। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें हम, सो ये आ जाएगी ये, और अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो वन स्टेज रॉकेट सिस्टम होता है, उसमें जो वेलोसिटी अटेन करता है रॉकेट, वो कितनी होती है? 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ने में, जो वेलोसिटी चाहिए किसी पार्टिकल को, कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो वन स्टेज रॉकेट सिस्टम है, उसकी वेलोसिटी तो इनके कंपेरिजन में बहुत कम है। सो हमें क्या करना पड़ता है? अब मल्टी स्टेज रॉकेट सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। सो दीज आर मच हायर इन कंपेरिजन टू वेलोसिटी अटेन्ड बाई वन स्टेज rocket system. So we use multi-stage rocket system. तो हम देख लेते हैं मल्टी स्टेज रॉकेट सिस्टम। So when fuel of first stage is exhausted, its rocket casing is detached and drops off. तो जो रॉकेट केसिंग होता है वो डिटैच हो जाता है और गिर जाता है। The velocity attained so far becomes the initial velocity for the second stage and so on. ठीक है जी। तो जो वेलोसिटी अटेन करता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको कंप्लीट करने के बाद, वो हो जाती है सेकंड स्टेज के लिए इनिशियल वेलोसिटी। सो अगर v1 वेलोसिटी है फर्स्ट स्टेज के बाद, सो जो सेकंड स्टेज में वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v1 प्लस वी ई एल एन एम नोट अपॉन एम। सो अगर हम क्या करते हैं, इनिशियल मास जो होता है रॉकेट का, वो ले लेते हैं एम नोट, और फर्स्ट स्टेज के बाद मास हो जाता है एम नोट बाई टू। आफ्टर फर्स्ट स्टेज मास कितना होता है? एम नोट बाई टू। सो वी वन क्या हो जाएगा हमारा? वी ई एल एन एम नोट अपॉन एम नोट बाई टू। सो ये हो जाएगा वी ई एल एन टू। सिमिलरली जो ये मास है एम नोट बाई टू, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेज का इनिशियल मास। ओके, सो उसके लिए वी टू क्या हो जाएगा? वी वन प्लस एल एन एम नोट बाई टू अपॉन एम। ये हो जाएगा इनिशियल मास एम नोट बाई टू। ओके, वी वन क्या है? वी ई एल एन टू। अब जो सेकेंड स्टेज है, उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो रेशो है इनिशियल मास और फाइनल मास, जैसे हमने किया है कितना? 4। सो ये ले लेते हैं हम वी ई एल एन फोर, ठीक है ना, कंडीशन लेके। सो ये हो जाएगा वी ई एल एन टू प्लस एल एन फोर। सो इसकी वैल्यू अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो जो वेलोसिटी अटेन हो जाती है रॉकेट की, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू सिंगल स्टेज रॉकेट सिस्टम। ऐसे ही हम और स्टेजेस कंसीडर कर सकते हैं तो वेलोसिटी और ज़्यादा अटेन कर सकते हैं। लेकिन जो हम ये स्टेजेस कंसीडर करते हैं, ये इक्वल मास की कंसीडर नहीं करते। टू मेक ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, the rocket of equal stages is not generally the optimum construction. In fact, the first stage should be made much larger than the second in order to obtain a high final speed. मतलब क्या है इसका? कि जो रॉकेट की स्टेजेस है वो इक्वल मास की नहीं होती। फर्स्ट स्टेज जनरली हम ज्यादा मास की लेते हैं ऑप्टिमम स्पीड अटेन करने के लिए। इसको लिख लेते हैं हम
the rocket of equal stages is not generally the optimum construction. In fact, the first stage is made much larger than the second in order to obtain a high final स्पीड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिसमें हम देखेंगे यूलर्स थ्योरम क्या होती है और यूलर्स एंगल कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रीसेशन एंगल जिसको फर्स्ट रोटेशन बोल देते हैं, दूसरा होता है सेकंड रोटेशन जिसको हम बोल देते हैं न्यूटेशन एंगल, एंड द थर्ड रोटेशन इज स्पिन एंगल और बॉडी एंगल।